नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आप सभी का एक बारी फिर से हमारे इस प्यारे से दृष्टि बैच में। तो सर, आज आप कौन सा चैप्टर जो है करवाने जा रहे हो। तो आज की इस क्लास की अगर मैं बात करूं तो भूगोल का एक बहुत ही प्यारा चैप्टर है और इस चैप्टर का नाम है भारत, आकार और स्थिति, इंडिया साइज एंड लोकेशन। इस चैप्टर के बारे में बात करेंगे। और हाँ, काफी लेट लेट लेक्चर आ रहे हैं, मैं कोशिश करूंगा आप जल्दी जल्दी लेक्चर आए। और इससे पहले हमने एक चैप्टर पढ़ा था, उस चैप्टर का नाम था लोकतंत्र क्या और क्यों। अगर नहीं देखा तो प्लीज आगे देख लेना, ठीक है ना। धीरे धीरे करके ऐसे आगे चैप्टर लाता रहूंगा मैं। और अगली क्लास में ट्राई करता हूं मैं फ्रांसीसी क्रांति भी करवा दूं, ठीक है। धीरे धीरे करके सारे चैप्टर्स हम ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे वन शॉट। आज के इस चैप्टर की बात करूं तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम क्या करते हैं, इस चैप्टर को जो है शुरू करते हैं। बहुत ही प्यारा चैप्टर है सर। चैप्टर का नाम क्या है सर, चैप्टर का नाम क्या है सर, ये बताओ। तो चैप्टर का नाम है भारत, आकार और स्थिति, इंडिया साइज एंड लोकेशन। अच्छा, हमारा भारत देश जो है एक बहुत ही खूबसूरत देश है। अगर हम अपने भारत देश के बारे में बात करें, विविधताओं से भरा हुआ देश है। हर तरह के धर्म, हर तरह की जाति, समुदाय, अलग अलग तरह के भाषा बोलने वाले लोग, पहनावे वाले, खान पान वाले लोग आपको जो भारत देश में मिल जाते हैं। अगर मैं भारत को, अगर मैं विश्व की निगाहों से देखूं, अगर मैं पूरे भारत को विश्व की निगाहों से देखूं, तो आप देखोगे भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। अगर आप थोड़ा सा भारत के बारे में, भारत के इतिहास के बारे में बात करो तो हमारा एक गौरवशाली इतिहास रहा है। हमारे भारत देश ने पूरी दुनिया को बहुत कुछ दिया है। दशमलव प्रणाली से लेके, चेस से लेके, जीरो से लेके, बहुत सारी जो चीजें हैं वो भारत ने दुनिया को दी। ना सिर्फ भारत ने दुनिया को बहुत सारी चीजें दी हैं, प्लस व्यापार के नजरिए से अगर आप देखो तो हम भारत देश ने दुनिया को कपड़े भी पहनाए भाई। हमने कपास से बने हुए कपड़े जो है, कॉटन के बने हुए कपड़े जो है पूरी दुनिया को भेजे। हमने मसाले पूरी दुनिया को भेजे। और व्यापार की अगर मैं केंद्र से देखूं तो भारत जो है एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण देश हो जाता है। भारत की लोकेशन के बारे में अगर आप देखोगे तो भारत की लोकेशन पूरी एशिया में कहां पर है, बिल्कुल दक्षिण में है, लेकिन मध्य में आता है भारत। अगर हम बात करें हिंद महासागर, हिंद महासागर इकलौता ऐसा महासागर है इसका नाम जो है किसी देश के ऊपर रखा हुआ, और हिंद देश के ऊपर रखा गया है। और हिंद महासागर की अगर मैं बात करूं तो हिंद महासागर पश्चिमी देशों को पूर्वी एशियाई देशों से जोड़ने का काम कर रहा है। और कहीं ना कहीं क्योंकि हमारे भारत देश की सीमा सबसे लंबी है, सबसे बड़ी है हिंद महासागर में, तो इस महासागर का नाम जो है हमारे भारत देश के ऊपर पड़ा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं भारत का अगर मैं देखूं, लोकेशन देखूं, स्थिति के बारे में बात करूं तो कहीं ना कहीं व्यापार के नजरिए से भी बहुत जरूरी भारत हो जाता है। तो इसी भारत के बारे में, इसी खूबसूरत भारत के बारे में हम जो है बात करेंगे। हम भारत के आकार के बारे में बात करेंगे। भैया भारत का आकार क्या है पूरे विश्व में, क्षेत्रफल के मायने से अगर हम देखें तो भारत की स्थिति क्या है, आपका आकार क्या है, क्षेत्रफल क्या है, कौन कौन से हमारे पड़ोसी मुल्क हैं और कौन कौन से हमारे द्वीप समूह हैं, भारत है क्या, मतलब भारत एक सोने की चिड़िया है, सच में है, क्यों है, वो हम आज जानेंगे, ठीक है ना। और वो भी इसका हम एक है ना भौगोलिक नजरिए से जो है इसको जानने की कोशिश करेंगे। आप ध्यान से देखो, ये क्या दिख रहा है आपको, ये पूरे विश्व का मानचित्र है। और इस पूरे विश्व के मानचित्र में आपको अलग अलग क्या देखने को मिले हैं सर, अलग अलग आपको यहां पर महाद्वीप देखने को मिले हैं। अगर हम भारत की बात करें तो भारत जो है एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। एशिया दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया के अलावा आप देखोगे अलग 6 महाद्वीप और हैं, जैसे कि हम बात करें यूरोप की, जैसे हम बात करें उत्तरी अमेरिका की, दक्षिणी अमेरिका की, जैसे हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, जैसे हम बात करें अंटार्कटिका की, जैसे हम बात करें अफ्रीका की। तो अलग अलग आपको 7 महाद्वीप जो है देखने को मिलते हैं। और भारत कहां पर है, तो ये हमारा प्यारा सा भारत, सुंदर सा भारत जो आपको देखने को मिल रहा है। और इसी भारत के आकार और स्थिति के बारे में बात करेंगे। अच्छा, इस चैप्टर को आगे बढ़ाने से पहले एक बहुत ही दो कॉन्सेप्ट के बारे में हम बात करेंगे, देशांतर और अक्षांश। सर ये है क्या दोनों, तो इन दोनों की बात करें तो सर ये क्या है, सर ये हमारी रेखाएं हैं। सर ये क्या है, सर ये हमारी रेखाएं हैं। सर ये रेखाएं कहां पर है, सर हमें ये रेखाएं मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, बिल्कुल नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये जो रेखाएं हैं ये सिर्फ एक मात्र क्या है सर, काल्पनिक रेखाएं हैं। ये इनका बोलते हैं ना, इनका वास्तविकता से कोई ताल्लुक नहीं है, इनका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। इन रेखाओं को सर क्यों बनाया गया था, तो इन रेखाओं को इंसानों ने अपने फायदे के लिए बनाया था। अगर हमें समय पहचानना है, किसी का समय देखना है, अगर हमें दिन रात का पता लगाना है, अगर हमें यह पता लगाना है कि भैया अमेरिका में क्या समय है और भारत में क्या समय है, क्या अंतर है, अगर हमें यह पता लगाना है किसी की लोकेशन क्या है, तो वहां पर अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जो है इस्तेमाल किया जाता है। मतलब इंसानों ने कुछ काल्पनिक रेखाएं बनाई हैं और इन काल्पनिक रेखाओं की मदद से हम टाइम, समय और आप बोल सकते हो किसी की स्थिति का, लोकेशन का पता लगा लेते हैं। आज के टाइम पर आप उबर का है ना, अमेजॉन का, ये अलग अलग जो डिलीवरी है, या फिर रैपिडो का है ना, ये सारे जो ऐप हैं जो लोकेशन पता लगाते हैं, कैसे पता लगाते होंगे, तो कहीं ना कहीं ये भी अक्षांश और देशांतर रेखाओं पे काम करते हैं। इनके सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो पता लगाते हैं अक्षांश और देशांतर रेखाओं के थ्रू, ठीक है। तो इनके बारे में पता होना आपको जरूरी है। खैर, आपकी बुक में कई सारी चीजें डिलीटेड हैं जो कि होनी चाहिए थी मेरे हिसाब से, लेकिन ज्यादा मैं बढ़ाऊंगा नहीं, ज्यादा लेंथ नहीं रखूंगा इस लेक्चर की, फिर आप कहोगे सर बहुत लंबा पढ़ा दिया, बहुत लंबा लेक्चर ले लिया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, अब यहां पर हम दो चीजों के बारे में बात करेंगे,
अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में बात करेंगे, अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में हम बात करेंगे। अगर इसके बारे में बात करूं बेटा, अक्षांश रेखाएं कौन सी हैं सर, अक्षांश रेखाएं कौन सी हैं सर, ये बताइए सर, अक्षांश रेखाएं कौन सी हैं सर, ये बताओ कि सर अक्षांश रेखाएं कौन सी हैं। सबसे पहले हम बात पता करते हैं भाई अक्षांश रेखाओं के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, किसके बारे में बात करते हैं हम, किसके बारे में बात करते हैं हम, अक्षांश रेखाओं के बारे में बात करते हैं। अच्छा, तो आपको जो लेटी हुई लाइनें दिखती हैं सर, आपको जो लेटी हुई लाइनें दिखती हैं, ये कौन सी लाइनें हैं सर, ये हमारी अक्षांश लाइनें हैं, अक्षांश रेखाएं हैं। इनको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं लैटिट्यूड, इसको इंग्लिश में हम लैटिट्यूड बोलते हैं। अच्छा सर, अगर इसकी थोड़ी सी हम बात करें, इसकी डेफिनेशन पे बात करें, तो सिंपल सी बात है, यहां पर क्या बोला गया है, आप समझो, कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट समझो तुम। पहली बात यह है कि भाई जितनी भी आपको ये है ना समांतर रेखाएं दिख रही हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। अब एक चीज और बताता हूं मैं आपको कि एक ऐसी रेखा जो पूरी पृथ्वी को दो बराबर बराबर हिस्सों में बांटती है, ऐसी रेखा को हम क्या बोलते हैं सर, ऐसी रेखा को हम भूमध्य रेखा बोलते हैं। मैंने क्या बोला सर, मैंने बोला कि एक ऐसी रेखा जो पूरे पृथ्वी को दो बराबर बराबर हिस्सों में बांटती है, ऐसी रेखा को हम भूमध्य रेखा बोलते हैं। समझ में आया या नहीं आया? अच्छा, ये भी क्या है, मतलब सर भूमध्य रेखा भी एक तरीके से आप बोल सकते हो अक्षांश रेखा है। अच्छा, अब यहां पर बोला गया है भूमध्य रेखा के समांतर जो भी रेखाएं हैं, जो कि हमारे कहां तक जाती हैं, जो कि हमारे उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव तक जाती है, मतलब ऐसी रेखा जो कि आप बोल सकते हो भूमध्य रेखा के समांतर है। और जो लेटी हुई लाइनें हैं, ऐसी रेखाएं जो कि कहां तक जा रही हैं सर, उत्तरी ध्रुव और आप देखोगे नीचे दक्षिणी ध्रुव तक जाती हैं। अब आप कहोगे सर उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव क्या है, तो बेटा ये पृथ्वी के दो छोर है। उत्तर की तरफ हम देखेंगे तो उत्तर में आपको जो है उत्तरी ध्रुव मिलेगा, दक्षिण की तरफ आप जाओगे तो दक्षिण में आपको मिलेगा दक्षिणी ध्रुव। अगर आपको थोड़ा सा पहचानने में दिक्कत होती है दिशाओं के बारे में, उत्तर कहां है, दक्षिण कहां है, पूरब कहां है, पश्चिम कहां है, तो देखो मैं खड़ा हुआ हूं ना, मेरा जो सर है वो क्या है सर, दक्षिण है, जहां पे जो पढ़ा रहा हूं। वैसे तो दक्षिण उत्तर का अपने आप में कोई मतलब नहीं होता देखा जाए तो, ठीक है। तो जो मेरा सर है वो हमेशा दक्षिण की तरफ आएगा, नीचे की तरफ क्या है सर, और सर जो है हमेशा उत्तर की तरफ आएगा, नीचे मेरे पैर हैं तो ये हमेशा दक्षिण की तरफ आएंगे। मेरा जो आपको सीधा हाथ दिख रहा है ये किसकी तरफ आएगा सर, ये किसकी तरफ आएगा, तो ये हमारा पश्चिम की तरफ आएगा, और उल्टा हाथ जो है ये किसकी तरफ आएगा, ये पूरब की तरफ आएगा। तो ये देखो, ये सारी रेखाएं पता लगाने का, सॉरी दिशाओं को पता लगाने का जो है तरीका होता है, आप अपने अपने तरीके से पता लगा सकते हो। तो आप देखोगे कि दो छोर हैं, उत्तर की तरफ उत्तरी ध्रुव, दक्षिण की तरफ दक्षिणी ध्रुव, याद रखना है ना। तो हमारे दक्षिण ध्रुव आपको अंटार्कटिका में मिलता है, और उत्तरी ध्रुव की हम बात करें तो ये आपको कहां मिलेगा, तो ये आपको मिलेगा आर्कटिक महासागर में, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें आपको पता होनी चाहिए, दोनों ही बड़े ठंडे स्थान है। अच्छा, तो बस यहां पर यही बोला गया। अब आपको आई होप अक्षांश रेखाओं के बारे में समझ में आ गया होगा, जो लेटी हुई रेखाएं हैं, समझ में आया। अच्छा, अब एक चीज और सर, एक चीज और, अब ये अक्षांश रेखाओं में आपको कुछ रेखाओं को आपको याद करना पड़ेगा। पहली रेखा क्या, हमारी मूवमध्य रेखा, पहली रेखा हमारी क्या है सर, भूमध्य रेखा। इसको तो आपको याद करना ही करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि आगे जब आप चैप्टर पढ़ोगे तो इनका इस्तेमाल होगा सर। तो आपको भूमध्य रेखा पता होनी चाहिए कि भाई एक ऐसी रेखा जो दो बराबर बराबर हिस्सों में पृथ्वी को बांटती है, उसको हम भूमध्य रेखा बोलते हैं। दूसरी रेखा कौन सी है भाई, तो जब आप इसके ऊपर जाओगे, हाँ एक चीज और कि सर इन रेखाओं को नापते हो, इन रेखाओं को कैसे नापा जाता है, तो डिग्रियों में, 1 डिग्री 2 डिग्री, तो आप देखोगे ना, तो 0 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री, तो ऐसे करके आप देखोगे ये 90 डिग्री ऊपर, और आप देखोगे ये 90 डिग्री नीचे, है ना। तो टोटल अगर हम देखेंगे तो 180 डिग्री है। तो आप देखोगे ये 90 डिग्री ऊपर जाएगा, 90 डिग्री नीचे जाएगा, तो 0 डिग्री। तो हमारा जो भूमध्य रेखा है क्या है सर, हमारी भूमध्य रेखा जो है हमेशा 0 डिग्री रहेगी। क्लियर हुआ? तो जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे और लगभग जैसे ही आप 23.5 डिग्री पे पहुंचोगे, 23.5 डिग्री पे, तो इसको हम बोलते हैं कर्क रेखा सर, इसको हम बोलते हैं कर्क रेखा, ठीक है। तो अगर आप नीचे जाओगे दक्षिण की तरफ, और जैसे ही आप जाते हो कहां पर सर, जैसे ही आप 23.5 डिग्री पे जाते हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सर क्या, इसको हम मकर रेखा बोलते हैं, मकर रेखा। इसको हम क्या बोलते हैं, मकर रेखा, है ना। दोनों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो भैया इसको हम बोलते हैं कर्क रेखा को टॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, और मकर रेखा को हम बोलते हैं टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये दोनों ही चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो 3 रेखाओं के बारे में पता होना चाहिए। तो आप देखोगे भूमध्य रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में बांट रही है ना। चलिए ठीक। अच्छा, एक चीज और सुन लो, एक चीज और सुन लो, क्योंकि बाद में बताने वाला कोई होगा नहीं। एक चीज और सुन लो कि ये क्या है सर, हमारी ये भूमध्य रेखा है, मतलब ये पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांट रही है। अच्छा, ये कौन 2 हिस्सों में बांट रही है, तो ऊपर वाले हिस्से, क्योंकि ये दोनों हिस्सों में बांट गई, तो ऊपर वाले हिस्से को बोलेंगे हम उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाले हिस्से को बोलेंगे हम दक्षिणी गोलार्ध। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है अक्षांश रेखाओं से संबंधित मैंने आपको बता दी, ठीक है ना। तो आपको 23.5 डिग्री पे कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री नीचे दक्षिण की तरफ जो है आपको मकर रेखा मिल जाएगी, मकर रेखा मिल जाएगी, ठीक है। ये सीधे क्लियर हुई। चलिए, बहुत ही बढ़िया बात। अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, अब हम बात कर लेते हैं देशांतर रेखाओं के बारे में। देशांतर रेखाओं के बारे में हम बात करें तो ये कौन सी रेखाएं हैं, ये कौन सी रेखाएं हैं सर, तो जो हमारी खड़ी खड़ी रेखाएं होती हैं, जो हमारी खड़ी खड़ी लंबी लंबी रेखाएं हैं, इनको हमने क्या बोल दिया सर, इनको हमने बोल दिया
देशांतर रेखाएं। याद रखना एक एक परिभाषा और है जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ती है। ये हमारे उत्तरी ध्रुव है, ये हमारा दक्षिणी ध्रुव है। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ती हैं ऐसी रेखाओं को हम क्या बोलते हैं? देशांतर रेखाएं बोलते हैं। याद रखना इन दोनों ही रेखाओं का आगे इस्तेमाल होता रहेगा, तभी मैं इनकी डेफिनेशन बता रहा हूं। आपकी किताब में नहीं दे रखी, डिलीटेड है, कोई बात नहीं, क्योंकि आगे इनका इस्तेमाल होगा। या एक चीज और याद रखनी है, सर इनको कैसे नापते हैं? तो भैया इनको भी डिग्रियों में नापते हैं, इनको भी डिग्रियों में, है ना, 0 डिग्री, 1 डिग्री। तो ऐसे कर करके आप देखोगे कि पूरा हमारा पृथ्वी जो है क्या है सर, अगर पूरे पृथ्वी पर आप गोला गोला करोगे, पूरी पृथ्वी की अगर हम बात करें तो लगभग जो आप देखोगे 360 डिग्री हो जाएंगी, नहीं हो जाएंगी? ठीक है सर। अच्छा, अब यहां पर भी एक 0 डिग्री होगी। जैसे मान के चलो यहां पर 0 डिग्री किसकी थी? भूमध्य रेखा की। 0 डिग्री पर आप देखोगे 0 डिग्री के ऊपर जाना है, नीचे जाना है, और भूमध्य रेखा जो हमारी 0 डिग्री है। ऐसे ही ठीक उसी प्रकार आप देखोगे कि जो हमारी पृथ्वी है, ये हमारी जो पृथ्वी है, अगर हम इसके बीचों बीच, अगर मैं बात की चलूं, एक बीचों बीच में 0 डिग्री मान लेता हूं उसको, है ना, इस रेखा को हम क्या बोलते हैं सर? इस रेखा को हम क्या बोलते हैं? इस रेखा को हम बोलते हैं ग्रीनविच रेखा। क्या बोलते हैं सर इसको हम ग्रीनविच रेखा बोलते हैं सर, ग्रीनविच रेखा बोलते हैं। इसको हम ग्रीनविच रेखा बोलते हैं सर। ये कहां होके गुजरती है? तो लंदन में ग्रीनविच नाम की जगह है, यहां से होके निकलती है। अब जब ये ग्रीनविच रेखाएं खींची जा रही थी तो यहां पे ये निर्णय लिया गया कि जितने भी हमारे खगोलविद हैं या फिर भूगोलविद जो हैं, इनकी अगर हम बात करें तो उन्होंने निर्णय लिया कि ग्रीनविच से होके जो है ये रेखा गुजरेगी। तो इसको हमने 0 डिग्री माना है। इसके बाद फिर हम देखते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, ऐसे करके आप देखोगे ये टोटल कितनी है? 360 डिग्री। अब याद रखना एक चीज और, अब मान के चलो कि ये जो 0 डिग्री है इसके पश्चिम में, इसको हम क्या बोलते हैं? पश्चिम को हम बोलते हैं पश्चिमी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध। और इसके पूर्व को हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं पूर्वी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध, है ना। सेम उसी प्रकार जिस प्रकार मैंने जब भूमध्य रेखा को 2 बराबर हिस्सों में बांटा था तो उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, ठीक उसी प्रकार से जब मैंने देशांतर रेखाओं को खींच दिया बीचों बीच, इसके पूर्व में पूर्वी गोलार्ध और पश्चिम में पश्चिमी गोलार्ध, यह आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ये अब आपको आई होप जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। ये वाले कॉन्सेप्ट जानने बहुत जरूरी थे। आगे हम जल्दी पढ़ लेते हैं। अब थोड़ा सा बात करो, अब आपको समझ में आएगा मैंने ये दोनों क्यों बताया आपको, क्योंकि इनका इस्तेमाल होगा। क्यों इस्तेमाल होगा? देखो ध्यान से देखना फटाफट से। अब ये हमारा भारत है, ये हमारा भारत है, हमारा भारत है। अब हमें पूछे, आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि भारत की अक्षांशीय स्थिति क्या है, अक्षांशीय रूप से भारत की स्थिति क्या है, और देशांतर रूप से भारत की स्थिति क्या है। अक्षांश की अगर हम बात करें तो हमारा पूरा भारत ये है, देखो ध्यान से देखना। अब ये पूरे विश्व का हमारा मैप है, पूरे विश्व के मानचित्र है। अब ये अगर आप देखोगे, ये वाली लाइन खींचोगे, ये सर ये लाइन कौन सी है सर? तो ये लाइन हमारी भूमध्य रेखा है, ये हमारी भूमध्य रेखा है सर, ये हमारी भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा है सर, ये हमारी, समझे या नहीं समझे? भूमध्य रेखा हमारी, ठीक है सर। अच्छा सर, ये वाली कौन सी रेखा है सर? ये वाली हमारी, आप देखोगे ये वाली कौन सी रेखा है? ये थोड़ा सा साइड में लिख देता हूं, यहां पे लिख देता हूं, भूमध्य रेखा, ये भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा। अच्छा, इसके थोड़ा सा ऊपर जाओगे 23.5 डिग्री पे, तो ये कौन सी रेखा है सर? ये वाली कौन सी रेखा है? तो ये हमारी रेखा है कर्क रेखा, कर्क रेखा है हमारी। ठीक है, क्लियर हुआ? अच्छा, अब यहां पर क्या पूछा गया है? अब यहां पर आपसे पूछा जाएगा भारत की अक्षांशीय और देशांतर स्थिति क्या है। आप क्या बताओगे? क्या बताओगे? आप बताओ, क्या बताओगे? अब देखो अक्षांश क्या है, ये देखो, ये अक्षांश है, ये अक्षांशीय रेखाएं हैं ये वाली, और ये देशांतर रेखाएं हैं, ये वाली देशांतर रेखाएं हैं। मतलब अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा देखोगे तो आपको पूछा जाएगा ये देशांतर रेखाएं और अक्षांश रेखाएं, लेटी हुई लाइनें अक्षांश रेखाएं और खड़ी हुई लाइनें हमारी देशांतर रेखाएं। अब आपको पूछा जाएगा कि भारत की अक्षांशीय स्थिति और देशांतर स्थिति क्या है, अक्षांशीय देशांतर स्थिति और अक्षांश स्थिति क्या है, भारत किसके बीच में आता है। तो यह आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, समझ में आया ना? हाँ, तो अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर मैं अक्षांशीय स्थिति के बारे में बात करूं तो भारत कहां से कहां तक आता है? तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब देखो ध्यान से, ये क्या है भाई? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, याद रखना, उत्तरी अक्षांश से लेके 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। यहां पर 37 डिग्री, मैंने बोला था ना कि मान के चलो क्या, ये इक्वेटर जो है हमारा 0 डिग्री है, फिर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, तो यहां पर आते आते क्या होगा? यहां पर आते आते, जैसे मान के चलो, मैंने क्या बोला, थोड़ा सा इमेजिन करो। देखो ज्योग्राफी जो है सब सोचने का खेल है। अब मैं यहां पर एक पूरा मैप बनाता हूं, देखो ध्यान से, मजा आएगा, तो मैं समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाना, दिमाग लगाना थोड़ा सा। मैंने बोला ये क्या हमारा, ये हमारा इक्वेटर है ना, यानी कि भूमध्य रेखा है हमारा, ये हमारा भारत है, ये हमारा भारत है, ये हमारा भारत है, ठीक है ना? क्लियर हुआ? ये इक्वेटर जो है 0 डिग्री पे, हाँ या ना, है या नहीं है? 0 डिग्री। फिर क्या हुआ सर? 0 के बाद क्या आएगा? 1 आएगा,
फिर 2 आएगा, तो ऐसे करके भारत पे जब आएगा ना, भारत पे जब आएगा तो कितना होगा ये, तो भारत पे आते आते 8 डिग्री 4 मिनट हो जाएगा। भारत पे आते मतलब मैं कह रहा हूं कि ये क्या है, ये मान चलो ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, ठीक है। ऐसे ऐसे करके आप देखोगे जब भारत पे आएगा, भारत का जैसे नंबर आएगा तो भारत कहां पर आ रहा है, भारत का अक्षांशीय स्तर क्या है, तो ये शुरू होता है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से, और ये कहां तक जाता है, तो ऊपर तक जा रहा है, ये कहां तक 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक। अब आपके मन में प्रश्न आएगा, सर क्या प्रश्न आएगा, सर ये तो लेकिन दक्षिण हुआ ना, उत्तर तो ये है, ये तो सही बोल दिया आप, लेकिन 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिण होना चाहिए क्योंकि ये तो दक्षिण में आ रहा है ना। यही समझो यहां पे थोड़ा सा, अब यहां पे समझो क्या सीन है, सीन क्या है, देखो ध्यान से, भारत की स्थिति क्या है बेटा, भारत की पूरी स्थिति क्या दिख रही है आपको, भारत कहां पर आ रहा है, पूरे विश्व के नजरिए से हम देख रहे हैं ना, तो भारत कहां पर आ रहा है सर, तो भारत आता है बेटा हमारा उत्तरी गोलार्ध में। भारत कहां पर आता है, आप देखो ध्यान से, अगर आप देखोगे थोड़ा सा तो आपको समझ में आएगा, अगर ये हमारी पृथ्वी है और ये हमारा भूमध्य रेखा है, ठीक है, भूमध्य रेखा है, तो आप देखोगे भारत कहां पर आ रहा है सर, तो भारत यहां पर आ रहा है, कहीं भारत जो है यहां पर आ रहा है, ठीक है, या भारत ये आ रहा है, तो भारत की स्थिति क्या है, तो भारत कहीं ना कहीं आप देखोगे उत्तरी पूर्वी गोलार्ध का, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध का हिस्सा है, गोलार्ध का हिस्सा है। भारत कहां पर आता है, भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में आता है। भारत कहां पर आता है, उत्तरी गोलार्ध ये है, दक्षिणी गोलार्ध ये है, पश्चिमी गोलार्ध ये है, अगर मैं ये वाली लाइन भी खींच दूं, पश्चिमी गोलार्ध ये है और पूर्वी गोलार्ध ये है, तो भारत कहां पर आ रहा है, 4:30 4:15, ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्लियर हुआ, ये है, क्लियर हुआ ना, हाँ हाँ है ना, फटाफट से बताओ, क्लियर हुआ, तो भारत यहां पर आ रहा है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भारत आ रहा है, समझ में आया। इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसलिए आप देखोगे चाहे आप यहां पर हो चाहे आप यहां पर हो, एक्चुअल में हो कहां पर, आप उत्तर में ही हो। जब हम बात करते हैं किसकी, जब मैं देशांतर रेखाओं की बात करता हूं, सॉरी जब मैं अक्षांश रेखाओं की बात करता हूं, चाहे आप यहां पर हो और चाहे आप यहां पर हो, आप रहोगे उत्तर में ही। ऐसे ही ठीक मैं देशांतर रेखाओं की बात करता हूं, चाहे आप यहां पर हो और चाहे आप यहां पर हो, रहोगे कहां पर, आप रहोगे आप पूर्व में। क्यों, क्योंकि पूरा भारत ही कहां पर आता है, पूरा भारत ही उत्तरी पूर्व में है, पूरा भारत ही उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। तो याद रखना, यहां पे ये चीज याद रखो, है ना, यहां पे ये चीज याद रखो, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर, जबकि ये दक्षिण में है लेकिन उत्तरी में बोलेंगे, क्यों, क्योंकि पूरा भारत ही उत्तर में है, उत्तरी गोलार्ध में। तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक उसी प्रकार आप देशांतर की देखोगे तो 68 डिग्री 7 मिनट देशांतर, है ना, पूरब से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूरब, यानी कि देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, ध्यान से देखो फटाफट से, ये देखो, हाँ है ना, तो ये देखो, ये हमारी अक्षांश रेखाएं, तो ये हमारी अक्षांश रेखाएं हैं, ये देख ध्यान से देखो, ये हमारी अक्षांश रेखाएं हैं, ये देखो, ये हमारी, सॉरी अक्षांश नहीं, देशांतर, मुंह से बार बार निकल जाता है, कोई बात नहीं, है ना, हाँ ये हमारी देशांतर रेखाएं हैं। तो देशांतर रेखाओं की स्थिति अगर आप देखोगे तो ये कहां से स्टार्ट होती है, तो ये आप देखोगे 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट, ये याद रखना, क्लियर हुआ। ये क्या है सर, पूरब, ये भी पूरब है, अब ये भी पूरब है, ये पश्चिम क्यों नहीं हुआ सर, क्योंकि पूरे भारत की स्थिति ही क्या है, अगर मैं देशांतर स्थिति की बात करूं तो पूरा भारत ही पूरब में आ रहा है। यही तो मैंने यहां पर बताया आपको, पूरा भारत कहां पर आ रहा है, तो पूरा भारत ही बेटा कहां पर आ रहा है, तो पूरा भारत ही हमारा उत्तरी पूर्व में आ रहा है। समझ में आया, तो ये हमारी आपको जो है स्थिति देखने को मिलती है, तो क्योंकि भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध का हिस्सा है, याद रखना। और ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया, कर्क रेखा जो है कहां से होकर गुजरती है, कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री से होकर गुजरती है, और जो पूरे भारत को पूरे भारत को, अब कोई एक ऐसी रेखा जो पूरे भारत को लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांटती है, ऐसी रेखा को हम क्या बोलते हैं, कर्क रेखा बोलते हैं, याद रखना। और कर्क रेखा, अब आपको एक होमवर्क देता हूं मैं, सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे कि जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा जो है ये भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, जैसे बहुत सारे राज्य हैं, जैसे गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, है ना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये सबसे होकर गुजरती है। तो भारत में कौन कौन से राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, बताना जरूर, ठीक है, जरूर बताना, ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए आगे बात करें, आगे बात करें, ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, भारत के आकार की हम बात करें तो लगभग जो भारत का आकार कितना, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर का आकार है। पूरी दुनिया का अगर हम परसेंटेज टर्म में देखें कितना प्रतिशत है, तो 2.4% भाग जो हमारे पास है। उसके बाद हम समुद्री तटरेखा की बात करें तो आप देखोगे 7516.6 किलोमीटर की हमारी समुद्री तट सीमा है, यानी कि अगर मैं समुद्री तट सीमा की बात करूं, इधर हमारा अरब सागर है, इधर हमारा हिंद महासागर है, इधर हमारा बंगाल की खाड़ी है। तो इसकी अगर हम बात करेंगे तो आप देखोगे तो हमारे पास जो है 7516.6 किलोमीटर की तटरेखा, यानी कि यहां पर समुद्र लगता है, तटीय क्षेत्र है। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार जो है भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। इससे पहले आप देखोगे नंबर 1 पर रशिया है, फिर आ गया हमारा कनाडा हो गया, फिर हमारा यूएसए हो गया, चाइना, ये ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया वगैरह इससे पहले आते हैं। उसके बाद 7वें नंबर पर हमारा जो है भारत आता है। क्लियर हुआ ना। चलिए फिर आप देखोगे भारत की सीमाओं के बारे में आप देखोगे तो उत्तर में आपको हिमालय मिल जाएंगे,
दक्षिण में आपको हिंद महासागर मिल जाएगा, पश्चिम में पाकिस्तान और अरब सागर मिल जाएगा। उसके बाद आप देखोगे पूरब में आप जाओगे तो बांग्लादेश, म्यांमार, है ना, बंगाल की खाड़ी आपको जो है पूरब की तरफ देखने को मिल जाएगी। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। ये बात ऑलरेडी मैंने बता दिया कि भारत जो है वो व्यापार के नजरिए से, सांस्कृतिक दृष्टि से कितना ही मशहूर, बहुत ज्यादा मतलब फेमस देश रहा है। बहुत सारे ज्ञानी लोग भारत से निकले, बहुत सारे ऋषि मुनि भारत से निकले, जिन्होंने पूरे दुनिया को ज्ञान दिया। यहां तक कि भारत जो है एक विश्व गुरु भी हुआ करता था। ठीक है, तो अगर मैं व्यापार के पर्पज से देखूं या फिर ज्ञान के पर्पज से देखूं तो बहुत सारे जो लोग हैं ये ज्ञान प्राप्ति के लिए भारत में ही आए थे। क्लियर हुआ? चलिए, इसके अलावा आप देखोगे उत्तर से दक्षिण की तरफ, यानी कि उत्तर से दक्षिण की तरफ आप जाते हो तो लगभग 3214 किलोमीटर आपको घूमना पड़ेगा, ऊपर से लेके यहां तक आ रहे हो नीचे। फिर आप पूरब से लेके पश्चिम तक जाते हो, है ना, पश्चिम से लेके पूरब तक जाते हो आप, तो आपको जो लगभग जो है 2933 किलोमीटर चलना पड़ेगा। स्थल सीमा की बात करूं, यानी कि ये जो स्थल सीमा है ना, जमीनी सीमा की बात करूं तो ये कितने किलोमीटर की है भारत की सीमा? तो ये लगभग जो है 15,200 किलोमीटर की है। अच्छा, याद रखना कि भारत का टाइम क्या होता है। भारत में हमने क्या किया, हमने एक यमुनोत्तर रेखा खींची। अब दिक्कत क्या थी? दिक्कत यह थी कि यहां पर जो टाइम होता था, यानी कि जो टाइम गुजरात में है और जो टाइम हमारा अरुणाचल प्रदेश में, इनमें लगभग जो है 2 घंटे का डिफरेंस आता था। क्यों सर? क्योंकि आपको पता होना चाहिए 1 डिग्री बराबर जो होते हैं 4 मिनट, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होते हैं, है ना। और लगभग जो है 30 डिग्री का डिफरेंस था, यानी कि 30 गुणा 4, तो ये करीबन जो है 120 डिग्री, इसको 120 मिनट निकल के आता है। जिसको हम घंटों में कन्वर्ट करेंगे तो 1 घंटा निकलेगा, 2 घंटे निकलेंगे, सॉरी 2 घंटे निकलेंगे, है ना। तो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, और टोटल यहां से यहां तक जो डिग्री का डिफरेंस है कितना है? 30 डिग्री। सोच के देखो ना, 97 में से अगर आप 68 डिग्री घटाओगे तो कितना निकलेगा? 30 डिग्री निकलेगा। देखो यहां पे 68 डिग्री है, 68 डिग्री देशांतर, और 97 डिग्री से लेके, है ना, इसके बीच का जो डिफरेंस है कितना है? 30 डिग्री का, है ना। घटा के देखो, 97 में से 68 घटाओ, लगभग 30 डिग्री निकलेगा। तो लगभग जो है 2 घंटे का डिफरेंस आ रहा था। फिर दिक्कत क्या हुई? दिक्कत यह हुई कि पूरे भारत में टाइम क्या देखें, क्योंकि दिक्कत यह थी कि यहां पर जो बंदा है, जब ये 4 बजे उठेगा तो यहां पर 2 बज रहे होंगे, जब यहां पर 6 बज रहे होंगे तो यहां पर 4 बज रहे होंगे। तुम्हारा दोस्त अगर यहां पर है तो इसकी गुड मॉर्निंग कितने बजे हो जाएगी, है ना? 6 बजे हो जाएगी। 6 बजे होगी तो तुम्हारे यहां कितने बज रहे होंगे? तुम्हारे यहां 4 ही बजे होंगे, अभी तुम सो के भी नहीं उठे होगे अभी। क्लियर हो ना? फिर हमने क्या किया? हमने एक निर्णय लिया कि हम क्या करेंगे, हम बीचों बीच एक लाइन खींच देते हैं, जो लाइन उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से होकर जाती है। यहां पर जो हम एक देशांतर रेखा खींचेंगे, जो कितनी डिग्री पे होगी? 82 डिग्री, 82.5 डिग्री पे होगी। एक 82.5 डिग्री पर हमने एक रेखा खींची जो कि उत्तर प्रदेश मिर्जापुर से होकर जाती थी। हमने यहां पर जब लाइन खींची तो ये 1 घंटे इधर चले, 1 घंटे इधर चले, है ना। तुम्हारा दोस्त जो है, और तुम यहां पर खड़े हो, तुम्हारा दोस्त यहां खड़ा है, तो ये इधर चला और ये इधर चला, और बीच में मिले 82.5 डिग्री पे, 82.5 डिग्री देशांतर रेखा पे। और यहीं पर क्या हुआ? यहीं पर हमने जो है एक लाइन खींच दी, जिसको हम बोलते हैं यमुनोत्तर रेखा। इसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के नाम से भी जानते हैं, IST के नाम से भी जानते हैं। और यहां पर जो समय निर्धारित था वो पूरे देश में माना जाता है। समझ में आ गया? ये सारी चीजें हो गई। चलिए, ये सारी चीजें आई होप हो गई होंगी। ये सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी, ऑलरेडी मैंने आपको जो है बता दिया, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इसको बोलते हैं। आई होप आपको इतनी क्लियर हो गई होंगी चीजें। क्लियर हुआ? चलिए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आगे हम बात करें, आगे हम बात करें चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। अच्छा, ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी बता दी हैं आपको, पूरी सारी चीजें बता दी हैं मैंने आपको। अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत जो है, भारत की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। भारत जो है एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के बीच में, मतलब ये हमारा पूर्वी एशिया है, ये हमारा पूर्वी एशिया है, और ये हमारा पश्चिमी देश है ना। इसके बीच का जो हिस्सा है वो भारत का है। तो इसलिए भारत को ये बहुत, आप बोल सकते हो, महत्वपूर्ण देश बना देता है। क्योंकि अगर कोई भी देश इधर से जा रहा है व्यापार करने, क्योंकि ये हिंद महासागर से होता हुआ जाएगा, तो कहीं ना कहीं बीच में भारत पड़ रहा है ना, तो भारत एक तरीके से केंद्र का काम कर रहा है। तो ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, ठीक है ना। क्योंकि हिंद महासागर क्या है? हिंद महासागर, अगर आपको पश्चिमी देश पूर्वी देशों से व्यापार करेंगे तो उनको हिंद महासागर से होते हुए जाना पड़ेगा। और हिंद महासागर में सबसे बड़ी रेखा, सबसे बड़ा जो जगह है, सबसे बड़ी आप बोल सकते हो सीमा जो है वो किसकी है? भारत की है। तो इसीलिए हिंद महासागर का जो नाम, महासागर, इस महासागर का नाम जो है भारत के नाम पर रखा गया, हिंद महासागर, इंडियन ओशन बोलते हैं इसको हम। ये सारी चीजें बता दी मैंने आपको। क्लियर हुआ? अच्छा, अब एक चीज और, अब हमने क्या किया, एक चीज और आपके बुक में दे रखी है, जो है सुएज नहर। ये सुएज नहर है, देखो सुएज नहर है। अच्छा, सुएज नहर जो थी, इसको बनाया क्यों गया था? तो पहले क्या था बेटा, पहले जब अंग्रेजों की टाइम की हम बात करें तो यहां पर दिक्कत ये हुई थी, यहां पर यूरोप को व्यापार करने में दिक्कत होती थी। अब देखो यहां ध्यान से देखो, ये है मेडिटेरियन सागर, ये है हमारा लाल सागर, और आप देखोगे पहले व्यापार जो हुआ करता था, पहले ये घूम के जाया करते थे। इस जगह, इस रूट का खोज की थी वास्को डी गामा ने। ये पूरा घूम के जाया करते थे। आप कहोगे सर इधर से क्यों नहीं जाते थे? तो इधर से बेटा इनको दिक्कत हुआ करती थी। इधर आप देखोगे उस टाइम पर ये टर्क जो थे वो यूरोपियंस को व्यापार नहीं करने देते थे। तो इन्होंने एक नया रास्ता खोज लिया, और ये 1498 में खोजा गया था। इसको हमने आप बोल सकते हो, ये जो रास्ता था ये खोजा किसके द्वारा गया था? वास्को डी गामा के द्वारा। अब दिक्कत ये थी कि जो रास्ता था ना बेटा, बहुत लंबा रास्ता था। सोच के देखो ना, घूम के जाना पड़ रहा है। अब यहां पे हुआ क्या कि जब यूरोपियन बहुत मजबूत हो गए तो उन्होंने क्या किया, इन्होंने, आप देखोगे इधर साइड
एक नहर बना दी, एक नहर बना दी, एक जमीनी आप बोल सकते हैं जमीन थी, है ना, स्थल सीमा थी बीच में। आप देखोगे ये मेडिटेरियन सागर है और ये लाल सागर है, लाल सागर के बीच में एक स्थल था, एक जमीन थी, इस पर इन्होंने नहर बना दी। और जब नहर बना दी तो उसने क्या किया, इसने मेडिटेरियन सागर को, ये मेडिटेरियन सागर है और ये लाल सागर है, इसको जोड़ने का काम किया। उसके बाद आप देखोगे कि भारत से व्यापार करना और ज्यादा आसान हो गया और पश्चिम को पूरब से जोड़ने का काम और ज्यादा आसान हो गया इस नहर के बनने के बाद। ये कब बनाई गई थी, तो आप देखोगे 1869 में जो है ये स्वेज नहर बनाई गई थी। और आप देखोगे इसने क्या क्या असर, इसने क्या किया, इसने मेडिटेरियन सागर को लाल सागर से जोड़ने का काम किया। इससे हुआ यह कि व्यापार बहुत आसान हो गया। और आज भी आप देखोगे, आज भी इतने समय होने के बाद भी आज भी नहर जो है टिकी हुई है और आज भी मैक्सिमम जो ट्रेड है, ज्यादातर जो ट्रेड है एशिया के बीच का, एशिया और पश्चिम के बीच का, तो इसी नहर से होके जाता है। ठीक है ना, क्लियर हुआ ना? हाँ, बहुत अच्छी बात, तो आपको यह भी पता हो चल गया होगा। चलिए सर, अच्छा अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में। हमारे पास इसके अलावा दो द्वीप समूह भी हैं सर। दो द्वीप समूह मतलब अगर आप भारत के दक्षिणी तरफ जाओगे तो आपको बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह मिलेगा, बड़े बड़े द्वीपों का समूह है। और अगर आप अरब सागर में जाओगे तो आपको मिलेगा लक्षद्वीप, है ना। तो ये दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। और अगर मैं अंडमान निकोबार की बात करूं तो ये सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि एक तरीके से गेटवे का काम करता है। अगर कोई भारत आ रहा है तो उसको यहां पे इधर से होके वो आना पड़ेगा। तो अगर हमारी यहां पर मिलिट्री है तो वो एक तरीके से वॉच डॉग का काम करेगी, है ना। मान के चलो उधर से चाइना हम पर अटैक कर रहा है या कोई दूसरा देश अटैक कर रहा है हम पर, तो यहां पर एक निगरानी बनी रहती है। तो ये जो पॉइंट है ये बहुत जरूरी है व्यापार के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर हम बात करें सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अंडमान निकोबार बहुत जरूरी हो जाता है। इवन हमारी जो पूरी मिलिट्री पोस्ट वगैरह यहां पर है प्रॉपर तरीके से, एक तरीके से निगरानी का काम करते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, ये सारी चीजें बता दी मैंने आपको। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। आगे हम बात करें हमारे पड़ोसी मुल्कों के बारे में। अगर हम बात करें तो भाई हमारे पड़ोसी जो हैं बड़े ही शैतान हैं। तो आप देखोगे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, और दो हमारे ऐसे पड़ोसी मुल्क हैं जो जिनसे हम समुद्री सीमा साझा करते हैं, जैसे कि हम श्रीलंका की बात करें और इधर आप देखोगे, इधर थोड़ा सा आओगे आप तो आपको मिलेगा मालदीव। तो ये दोनों क्या, ये दोनों हमारे समुद्री पड़ोसी मुल्क है, समुद्री सीमा साझा करते हैं। तो कुल मिला के हमारे ये है हमारे पड़ोसी मुल्क। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है, ये सब मैंने बता दिया आपको। अच्छा, भारत के भौगोलिक इकाइयों के बारे में बात करूं तो आप देखोगे उत्तर में आपको क्या मिलेंगे, उत्तर में आपको हमारे हिमालय मिल जाएंगे। ठीक है ना। दक्षिण में अगर आप आओगे तो आपको यहां पे प्रायद्वीपीय जो क्षेत्र है, प्रायद्वीपीय क्षेत्र क्या होता है कि कोई भी एक ऐसा क्षेत्र जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है उसको हम प्रायद्वीपीय क्षेत्र बोलते हैं। यहां पर आपको जो है क्या मिलेगा, यहां पर आपको पठार मिलेंगे। ठीक है, दिक्कन का पठार मिल जाएगा, है ना, मध्य उच्च भूमि मिल जाएगी आपको, ये सारे पठार है। उसके बाद पश्चिम में आप जाओगे तो आपको थार मरुस्थल मिल जाएगा। थोड़ा सा उत्तर के नीचे हिमालय से नीचे उतरोगे तो आपको मैदानी क्षेत्र मिल जाएंगे। तो अलग अलग तरह के आपको जो है यहाँ पर आपको अलग अलग भारत की आप बोल सकते हो भौगोलिक आकृतियां दिखाई देती हैं। फिर आप पश्चिम में आओगे पश्चिमी घाट, पूर्व में आओगे पूर्वी घाट, तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती हैं। अच्छा, आखिरी टॉपिक बचा हुआ है। आखिरी टॉपिक क्या है सर? आखिरी टॉपिक ये है कि यहां पर अब समझो, यहां पे आखिरी टॉपिक क्या है समझो। यहां पे ये हमारा भारत है, भारत का दक्षिणी वाला हिस्सा है। ठीक है, ये क्या है सर? ये तमिलनाडु है और ये हमारा केरला है। और यहां पर अगर आप आओगे तो यहां पर क्या है सर? यहां पर ये है श्रीलंका। ये क्या है सर? ये श्रीलंका है सर, ये श्रीलंका है। और श्रीलंका ये है, ये हमारा भारत। अब सुनो, यहां पे जो भाग आप देखोगे, जो संधि, जो जल संधि भारत को और श्रीलंका को अलग कर रही है, इसको हमने क्या बोल दिया? इसको हमने पाक जल संधि बोल दिया, पाक जल संधि, पाक जल संधि बोल दिया। ठीक है। अच्छा, अब यहां पर ही आपको मिलती है मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी क्या है? तो आप देखो, मन्नार की खाड़ी का मतलब क्या होता है? आप जैसे मान के चलो कोई भी दो बड़े बड़े जमीनी इलाके हैं, है ना, जब इनमें पानी घुसता है ना अंदर, ये समुद्र का पानी अंदर जा रहा है, पेनिट्रेट कर रहा है, उसको हम क्या बोल देते हैं? उसको हम खाड़ी बोल देते हैं बेटा। तो आप देखोगे ना इधर, यानी कि अगर हम बात करें हमारे दक्षिणी पश्चिमी भारत की बात करें तो यहां पर, और अगर मैं बात करूं उत्तरी पश्चिमी ये वाले भाग की बात करूं, उत्तरी पश्चिमी श्रीलंका की बात करूं, या फिर मैं दक्षिणी पश्चिमी भारत की बात करूं, तो यहां पर आपको क्या देखने को मिलती है? यहां पर आपको ये वाला जो इलाका है ना, मैं पेन चेंज करता हूं, ये वाला जो इलाका है, ये वाला जो इलाका है आपको ये क्या देखने को मिल रहा है? आपको ये वाला जो इलाका है ये आपको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मन्नार की खाड़ी। और पाक जल संधि क्या है भाई? तो पाक जल संधि होती क्या है पहले ही समझो। जल संधि एक नैरो वाटर बॉडी होती है जो दो बड़े बड़े लैंड एरिया को अलग कर रही होती है ना, उसको हम बोलते हैं पाक जल संधि। तो ये क्या कर रहा है? ये दो बड़े बड़े लैंड एरिया जो है, यानी कि भारत और श्रीलंका, इन दोनों को अलग कर रहा है। तो ये हमारी क्या है? ये हमारी पाक जल संधि है। ठीक है ना, क्लियर हुआ? तो देखो यह, और हाँ, पाक जल संधि को हम एक चीज और बोलते हैं, स्ट्रेट जल संधि को हम एक चीज और बोलते हैं, जल डमरू मध्य बोलते हैं इसको हम। ठीक है ना। इसकी अगर हम बात करें तो आप देखोगे यह भारत और श्रीलंका को अलग करता है। ये जल संधि जो है भारत और श्रीलंका को अलग करती है। कितने किलोमीटर की है? लगभग 30 से 85 किलोमीटर की है। बाकी मैंने मन्नार की खाड़ी के बारे में आपको बता दिया, है ना। तो आप देखोगे ये मन्नार की खाड़ी क्या है? तो यह खाड़ी पाक जल संधि के दक्षिण में स्थित है। पाक जल संधि जहां पर है उसके दक्षिण में है ये, और आप देखोगे भारत के दक्षिणी पूर्वी तट पर है और श्रीलंका के उत्तरी पश्चिमी भाग में जो है ये स्थित है।
क्लियर हुआ? हाँ है ना? फटाफट से बताओ। यहां पर आपको एक चीज और मिलेगी, यहां पर आपको बहुत सारी जैव विविधताएं मिलेंगी। मतलब यहां का जो समुद्र है, यहां पे जो आप देखोगे समुद्री जो जिंदगी है, यहां पर आपको अलग अलग मछलियां, अलग अलग जीव जंतु, अलग अलग पौधे आपको देखने को मिलते हैं। क्लियर हुआ? चलिए, तो भाई ये हुआ हमारा आज का चैप्टर खत्म। आई होप आपको सारी जो चीजें हैं ये बहुत अच्छे से जो है क्लियर हो गई होंगी। तो एंड करें इस क्लास को। आई होप आपको पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत ही शॉर्ट में मैंने इस चैप्टर को कंप्लीट करवाया ना, तो बताना जरूर कैसा लगा। ठीक है ना? तो मिलते हैं हम अगली क्लास में नए चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।